हेलो, आपके अपने इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग आज अपना मांग की कीमत लोच। अभी तक हमने मांग के बारे में पढ़ा था, मांग की अवधारणा क्या है, उपभोक्ता का संतुलन क्या है उसके बारे में पढ़ा था। अर्थशास्त्र के परिचय संबंधी हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर को पढ़ते हुए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। वो है अपने पास मांग की कीमत लोच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली हर एग्जाम में, चाहे कोई से बोर्ड का एग्जाम हो, आपको हर एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अगर आप अच्छा समझना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़े, ढूंढना नहीं पड़े कि किस तरीके से इजी वे से आप इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स है वो अच्छे से सरल भाषा में समझ पाए। ठीक, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मांग की कीमत लोच। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो सभी के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, तीनों की प्लेलिस्ट की लिंक, ताकि आप उनको इसी वजह से देख सकें, बिना किसी मेहनत के आपको वो मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। कुल मिला के बात ठीक है, आपको ढूंढना नहीं पड़े, सर्च नहीं करना पड़े। तो आगे बढ़कर हम देखते हैं कि मांग की कीमत लोच क्या है और इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना होगा, क्यों कौन से इसके टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कीमत लोच। कीमत लोच क्या है? हम मांग की कीमत लोच के बारे में बात करें। लोच वर्ड जहां भी आता है, लोच का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिक, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक से बड़ा है, यानी लोच फ्लेक्सिबिलिटी इसमें, कि जब कीमत में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव क्या आता है उसकी वस्तु की मांग पर, वो हम देखते हैं। तो मांग की कीमत लोच बिल्कुल मिला क्या देखते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों, कीमत के साथ साथ हम और भी जो तत्व हैं, आय हो गया, संपत्ति वस्तुओं की कीमतें होंगी, उनको भी हम यहाँ पर लेते हैं। तो क्या बताते हैं कि वस्तु की मांग उसके प्रभावित करने वाले तत्वों में अगर परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से प्रभावित होती है, अथवा वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आ रहा है, जो हम माप ले रहे हैं, प्रतिशत माप ले रहे हैं, वो माप कहलाता है यहाँ पर मांग की कीमत लोच। अर्थशास्त्र में यह जानने के लिए कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, हर वस्तु की कीमत को देखेंगे और हर वस्तु की भी मांग को देखेंगे, फिर देखेंगे कम कौन सी ज्यादा कौन सी कम है। तो उसको इजी करने के लिए, जैसे कि दो बच्चे हैं ए और बी, ठीक है। अब हम बात करेंगे ए एंड बी। ए की जो लेंथ है वो है 4 फीट और बी की जो है, बी जो स्टूडेंट है उसकी लेंथ है 3। तो हम देखते हैं, पता कर देंगे कि 4 और 3 दोनों अपने पास मेजरमेंट है, हम कह देंगे कि यहाँ पर इसकी लेंथ यहाँ पर ज्यादा है, इसकी हाइट जो है, सॉरी लेंथ की वजह हम हाइट वर्ड करेंगे। जो ए स्टूडेंट है उसकी हाइट है 4 फीट और बी जो है उसकी हाइट है 3 फीट। तो उसकी कंडीशन में हम यहाँ पर जो उसकी हाइट को लेंथ में बताते हैं, कितनी लंबाई है उसकी, तो उसकी जो हाइट है वो हाइट हम यूज करेंगे, बता सकते हैं कि इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है। तो इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्रियों ने यहाँ पर इसी तरीके से एक मेजरमेंट निकाला है कि ए कमोडिटी की इलास्टिसिटी लिखते हैं, बी कमोडिटी की इलास्टिसिटी लिखते हैं और फिर हम कहते हैं कि ए की इलास्टिसिटी ज्यादा है, मतलब ए कमोडिटी डिमांड ज्यादा रिएक्शन कर रही है। हमें फाइंड करना है कि किस कमोडिटी की डिमांड ज्यादा रिएक्शन कर रही है। तो अपने पास एक मेजरमेंट होना जरूरी है। हर एक कमोडिटी की प्राइस को देखेंगे, फिर डिमांड को देखें, हर एक कमोडिटी की इनकम को देखें, कंज्यूमर की इनकम को देखें, फिर कमोडिटी डिमांड को देखें, तो वो पॉसिबल नहीं इतना। तो इसलिए इकोनॉमिक्स ने मेजरमेंट बना दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमत लोच या फिर मांग की लोच। उसकी सहायता से जल्दी और अच्छे तरीके से हम मांग की लोच या मांग में होने वाले प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मांग की लोच क्या कहलाएगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मांग की लोच वस्तु की मांग में वाले परिवर्तन, ठीक है, किसके कारण? वस्तु को प्रभावित करने वाले तत्वों परिवर्तन के कारण। उन दोनों का माप है, आनुपातिक माप है, प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन है। तो परिभाषा के रूप में देखें तो मांग की लोच वस्तु की कीमत, सबसे फर्स्ट कौन सा लेंगे अपन? वस्तु की कीमत, ठीक है। फिर सेकंड उपभोक्ता की आय, क्या लेना सेकंड वाला? उपभोक्ता की आय, तथा संबंधित वस्तुओं की कीमतें, ठीक है। मैं परिवर्तन से, क्या हो रहा है मैं? परिवर्तन से मांग में होने वाले परिवर्तन की दर को मापती है। ये बात अपने सामने है कि मांग की लोच क्या बताती है कि मांग की लोच वस्तु की कीमत, सबसे मेन फैक्टर उसको प्रभावित करता है, फिर उपभोक्ता क्या है उसको प्रभावित करता है, फिर संबंधित वस्तु की कीमत। इन तीनों में या तीनों में से किसी एक में परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण मांग में क्या परिवर्तन हो रहा है, किस
दर से परिवर्तन हो रहा है, डबल हो रहा है, आधा हो रहा है, या 4 गुना हो रहा है, या 5 गुना हो रहा है, वो दर क्या है? वो दर कहलाती है, वो दर जो किस दर से कर रहे हैं वो हम दर कहते हैं यहां पर मांग की लोच। आगे बात करते हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं कि मांग की लोच जो है इसमें 3 मुख्य कारणों को लिया है। कौन कौन से लिए? सबसे पहला वस्तु की कीमत, ठीक, दूसरा लिया अपने उपभोक्ता किया है, और तीसरा है समझिए उसकी कीमत है। यदि हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन की दर को मापते हैं तो वो कहलाता है मांग की कीमत लोच। यदि हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन की दर को मापते हैं तो वो कहलाएगा मांग की कीमत लोच। इसको कैसे क्या करेंगे? सिंपल, वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन, ये परिवर्तन को बताता है, क्या बताते हैं? चेंज को, जो भी चेंज आ रहा है उसको बताता है, ठीक है। तो वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, हम इन दोनों को निकाल के डिवाइड कर देते हैं, जो आंसर अपने पास आएगा वो कहलाएगा मांग की कीमत लोच। अब बात करें उपभोक्ता की आय, तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में किस दर से परिवर्तन हो रहा है वो अगर हम ज्ञात करते हैं तो वो कहलाएगा यहाँ पर मांग की आय लोच, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आ रहा है उसको हम कहते हैं मांग की आय लोच। क्लियर? तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा, हम क्या लिखेंगे उसको? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, वही आएगा डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं कि इनकम में, आय में जो चेंज हो रहा है उसके कारण मांग में क्या परिवर्तन आ रहा है वो हम अनुपात निकाल रहे हैं। वो मात्रात्मक परिवर्तन अगर हम निकाल रहे हैं, वो अनुपातिक परिवर्तन अगर हम निकाल रहे हैं, वो दर यदि हम निकाल रहे हैं तो वो कहलाएगा यहाँ पर मांग की आय लोच। क्लियर? क्या आता है? संबंधित वस्तु की कीमतें। संबंधित वस्तु में 2 प्रकार की होती है, पूरे वस्तु तथा स्थानापन्न वस्तु। यानी इसमें क्या देखते हैं? एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग। जब हम इसका संबंध को ज्ञात करें तो हम कहलाएंगे यहाँ पर मांग की आय या पेशीगत। इसके लिए क्या है कि इसमें यहां से डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल, एक्स और वाई 2 वस्तु हमने यहां पर ली है। यहां पर हम करेंगे वाई वस्तु की मांग में परिवर्तन, किसके कारण? एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। हम देखें एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ रहा है, उसके कारण यदि वाई वस्तु की मांग परिवर्तन को देख रहे हैं, एक वस्तु की मांग का प्रभाव दूसरी वस्तु की, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन को देख रहे हैं तो दर क्या करें वो कहलाएगा मांग की आड़ी या तिरछी लोच, ठीक है। तो कुल मिलाकर मांग की लोच को कितने भागों में बांटा है? 3। पहला मांग की कीमत लोच, ये वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन को मापते हैं। जब हम उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग परिवर्तन को मापते हैं तो कहलाएगा मांग की आय लोच। जब हम एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उसकी संबंधित वस्तु की मांग पर हम ज्ञात करते हैं तो वो कहलाएगा मांग की आड़ी या तिरछी लोच, ठीक है। 3 भागों इसको बांटते हैं। अब हम बात करें तो अपने सिलेबस में जो है वो है मांग की कीमत लोच, ठीक है। क्या है यहाँ पर? मांग की कीमत लोच। जनरली क्लास 12 से रिलेटेड हम बात करें तो जितने भी बोर्ड्स में, चाहे सेंट्रल बोर्ड हुआ या जितने भी रीजनल बोर्ड्स हैं, स्टेट के बोर्ड्स हैं, उन सभी बोर्ड्स में जो 12th स्टैंडर्ड पूछा जाता है वो है मांग की कीमत लोच। तो आपके डायरेक्ट चैप्टर मांग की कीमत लोच है। अगर हम डायरेक्ट इसको लेके समझेंगे फिर वो आगे आप देखते हैं यार ये कहां से आ गया, तो दिक्कत आती है। इसलिए हमें पहले बेसिक पता होना जरूरी है कि मांग की लोच क्या है, उसके भाग कौन कौन से, इन सभी भागों में से अपने पास अभी कौन सा पढ़ना है। जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो हायर क्लासेस में फिर आप मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपने पास सिर्फ मांग की कीमत लोच है, तो हम इसके बारे में समझेंगे कि मांग की कीमत लोच क्या है और इसको मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि मांग की लोच को 3 भागों में बांटते हैं, कीमत लोच, आय लोच और आड़ी या तिरछी लोच। और अपने सिलेबस में कौन सी है? मांग की फर्स्ट जो है कीमत लोच या तो मूल्य लोच। तो मांग की कीमत लोच अथवा मूल्य लोच किसे कहते हैं? तो यह कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा की दर अथवा अनुपातिक संबंध को बताती है।
ठीक है, यानी क्या बता रहा है यहाँ पे कीमत में परिवर्तन, किस में परिवर्तन हो रहा है, कीमत में परिवर्तन से किस में परिवर्तन देख रहे हैं हम, मांगी जाने वाली मात्रा किस दर से परिवर्तन हो रहा है वो हम यहाँ पे निकालते हैं, तो कहलाता है मांग की कीमत लोच। इसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मतलब यह है कि वस्तु की जो मांग मात्रा है उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, उसमें वस्तु की कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है उसका डिवाइड कर दो। जैसे कि इसमें 10% चेंज आया कीमत में और मांग में अगर 20% आया तो 20/10 क्या हो जाएगा, 20/10 बराबर 2। मांग की लोच की हो जाएगी यहाँ पर 2, यानी इकाई से अधिक मतलब क्या है कि जितना परिवर्तन कीमत में आ रहा है उससे ज्यादा रिएक्शन मांग बता रहे। आप देख रहे हैं परिवर्तन 10% है कीमत में, मांग में परिवर्तन है 20%। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मांग की लोच इकाई से अधिक है, 1 से अधिक है। एक कब आएगी, जितना परिवर्तन कीमत में होगा 10%, उतना ही परिवर्तन यदि मांग में होगा 10% तो आएगी इकाई के बराबर। तो यहाँ पे इकाई से अधिक आ रहा है, मतलब जितना परिवर्तन कीमत में है उससे अधिक परिवर्तन मांग में देखने को मिल रहा है। इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा अपने पास, मांग की कीमत लोच बराबर माइनस, माइनस क्यों बताते हैं, क्योंकि हमेशा वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में कौन सा संबंध होता है, QX। PX और QX में कौन सा संबंध होता है, हमें क्या देखने को मिलता है, माइनस। जब कभी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर माइनस संबंध होता है, इसलिए मांग की कीमत को ऋणात्मक लिखते हैं। तो क्या बोला जाएगा, वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, पहले बताया पहले यह बताता है चेंज को, परिवर्तन को अपॉन वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ठीक है, इस प्रकार से उसको यहाँ पर लेकर मांग की कीमत को उसको निकालते हैं। अब मांग की कीमत को उसको ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि तो हो जाएगी आनुपातिक या प्रतिशत विधि। ये जो फॉर्मूला है वो आनुपातिक या प्रतिशत विधि का ही है। ये कब हम करेंगे, जब अपने पास कीमत दे रखी हो और मांग दे रखी हो। कीमत भी 2, या तो अपने पास डायरेक्ट परसेंटेज दे रखे हो, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दे रखा हो, मांग में प्रतिशत परिवर्तन दे रखा हो, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट कर लेंगे। या फिर अपने पास 2 अलग अलग कीमतें हो और 2 अलग अलग मांग मात्राएं हो, तब हम ये अनुपातिक या प्रतिशत विधि का यूज करते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग कीमतें, 2 अलग अलग मांग दोनों दे रखी हो, तब जब हमें मांग वक्र पर मांग की कीमत लोच निकालनी हो, यानी जब हमें ग्राफ में एक पर्टिकुलर किसी बिंदु पर मांग वक्र के किसी एक बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है, तो उस स्थिति में हम ज्यामितीय विधि का यूज करते हैं, उसे बिंदु विधि भी कहते हैं। और जब अपने पास वस्तु की कीमत दे रखी हो और उस वस्तु पे होने वाला कुल व्यय दे रखा हो, कीमत बदल रही हो तो उस वस्तु पे होने वाला कुल व्यय परिवर्तन को दे रखा हो, तो उस स्थिति में हम यूज करेंगे कुल व्यय विधि को। तो कंडीशन दशाओं के आधार पर मैंने अभी आपको बताया, यदि हमें अपने पास अगर उपलब्ध है दोनों वस्तु की कीमतें और दोनों वस्तु की दोनों कीमतें, जो कि पहले वाली क्या थी, नई कीमत थी वो, और वस्तु की दोनों मांग मात्राएं, पहले मांग मात्रा क्या थी, नई क्या है, तो हम यह विधि यूज करेंगे, आनुपातिक या ज्यामितीय विधि। फिर मांग वक्र पर हमें निकालना है, एक पर्टिकुलर मांग वक्र किसी बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है, तब हम ज्यामितीय अथवा बिंदु विधि का उपयोग करेंगे। और जब हमें वस्तु की कीमत और कुल व्यय दे रखा है, किस दशा में परिवर्तन हो रहा है, तो हम यहाँ पर कुल व्यय विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं आनुपातिक विधि का। आनुपातिक विधि क्या है, उसके आधार पर कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आनुपातिक विधि को लेते हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको पूछते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखते हैं किस प्रकार से उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझना है हमें, यहाँ पर फॉर्मूला सही रहेगा, आनुपातिक या प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि जो है उसका फॉर्मूला यही रहता है, वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब ये प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे, जब अपने पास प्रारंभिक मांग हो, मांग में परिवर्तन दे रखा हो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हम यूज करते हैं, मांग में परिवर्तन, ठीक है, अपॉन प्रारंभिक मांग, पहले वाली मांग क्या थी, और उसको हम गुणा कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा, अपने पास मांग में प्रतिशत परिवर्तन मिल जाएगा अपन को। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कीमत में परिवर्तन कितना है, वो कीमत में
परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत। क्या लिखेंगे अपन यहां पर? अपन प्रारंभिक कीमत, और इसको अपन 100 से गुणा कर देंगे। तो अपने पास कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ये दोनों हमें मिल जाएंगे। ठीक है, और माइनस का सिंबल यहां लगाएंगे, क्यों? क्योंकि मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। क्लियर? तो अब इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं कि मांग में परिवर्तन मतलब डेल्टा क्यू और ये क्यू, ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन, और ये हो जाएगा पी। तो कैसे लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100 अपॉन डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन, प्रारंभिक कीमत क्या थी वो, उसको 100 से गुणा कर दो। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको शॉर्ट में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, संकेतात्मक रूप में दोनों फॉर्मूले एक ही। अब इस फॉर्मूले को हम छोटा करना चाहते, क्या हो सकता है? 100 से 100 चला जाएगा, कट जाएगा, तब अपने पास क्या बचेगा? माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। ये इस प्रकार से अपन को फॉर्मूला रहेगा। और गणित की भाषा में इसको अपन सिंपल करें तो ये किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं? फॉर्मूला क्या हो सकता है अपने पास? डेल्टा माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, इस तरीके से हम इसको और यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा पी इधर ले लिया, क्यू इधर ले लिया, और इस कंडीशन में अपने पास ये जो मेन बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही फॉर्मूला मेन बेसिक यूज होता है जब हम प्रतिशत या अनुपातिक विधि की बात करते हैं। जब अपने पास दो अलग अलग कीमतें दे रखी हो, जब अपने पास दो अलग अलग मांग मात्राएं दे रखी हो एक वस्तु की, तो उस स्थिति में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला आया कैसे? ये यहां से ये वाला फॉर्मूला था, इसको खोला कि हमें यहाँ पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो ये करना होगा। मांग में परिवर्तन कितना है? प्रारंभिक मांग कितनी है? 100 से गुणा कर दो, मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अपन को मिल जाएगा। फिर वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को निकालना है, तो उस स्थिति में कीमत में परिवर्तन और प्रारंभिक कीमत दोनों को लेकर 100 से गुणा कर देंगे, तो वस्तु की कीमत का जो अनुपातिक परिवर्तन वो हमें मिल जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये मिल गया, फिर इसको शॉर्ट में कैसे किया? तो कुल मिलाकर ये वाला जो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अपने पास जो न्यूमेरिकल एग्जांपल देते हैं उसमें इस वाला फॉर्मूले का यूज करते हुए आगे हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है? आगे बात समझ में कि भाई मांग की कीमत लो जो है उसको ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? कौन कौन सी? पहली प्रतिशत या अनुपातिक विधि, दूसरी ज्यामितीय या बिंदु विधि जो हमने देखा था बोर्ड पर, तीसरी कौन सी थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तीसरी कौन सी है पूछना आपसे। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, यानी फॉर्मूला तो हमें आएंगे, प्रतिशत अनुपातिक विधि है क्या, इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है वो हमें यहां पर देखना है। इसके लिए हम एक कंडीशन लेते हैं। माना कि एक क्वेश्चन दे रखा है, माना किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए प्रति इकाई है तो उसकी मांग 50 इकाइयां हैं। जब वस्तु की कीमत 10 रुपए प्रति इकाई से घटकर 5 रुपए प्रति इकाई रह जाती है तो मांग मात्रा बढ़कर 50 से 100 इकाइयां हो जाती है। 10 रुपए कीमत पर 50, 5 रुपए कीमत पर 100, दो अलग कीमतें, दो अलग मात्राएं हैं। तो अपने पास जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसको उस क्वेश्चन को टेबल में अपने जरूर लिख देना है। क्या लिख देंगे? टेबल बना लेंगे, छोटी सी अपन कीमत ले लेंगे और इधर ले लेंगे अपन मांग ले लेंगे। जब कीमत 10 थी तो मांग कितनी थी? 50 इकाइयां। जब कीमत बढ़कर 5 हुई तो मांग बढ़कर हो गई 100 इकाइयां। ठीक है, अलग अलग है। तो उस स्थिति में हमने इसको टेबल में बना दिया, दो अलग अलग कीमतें अपने पास आ गई, दो अलग अलग मांग अपने पास आ गई। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? इलास्टिक डिमांड इज इक्वल माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, सॉरी नहीं कर देते हैं, मल्टीप्लाई अपन कोई फॉर्मूला लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, शॉर्ट वाला फॉर्मूला है उसी को अपन अप्लाई करते हैं। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। अब बात आती है डेल्टा क्यू क्या है? तो डेल्टा क्यू
डेल्टा Q इज इक्वल Q1 माइनस Q एंड डेल्टा P इज इक्वल P1 माइनस P। अब हमें यहाँ पर डेल्टा Q फाइंड करना है, क्या है? Q1 माइनस Q, नई मांग मात्रा पुरानी मांग मात्रा, नई कीमत पुरानी कीमत, तो इसी को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। पुरानी कीमत क्या थी? तो ये हो जाएगा आपके पास P, नई कीमत तो ये हो जाएगा आपके P1, पुरानी मांग ये हो जाएगा आपके Q, नई मांग ये हो जाएगा Q1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहले जो भी आपके पास उदाहरण दे रखा है उसको एक टेबल बनाना है, फिर उसमें आपको P P1 Q Q1, P प्रारंभिक कीमत, P1 नई कीमत, Q प्रारंभिक मांग मात्रा, Q1 नई मांग मात्रा, इसको लेते हुए फिर इस फॉर्मूला डालना है। अपने पास फॉर्मूला ये है, ठीक है। इस फॉर्मूले को खोलेंगे क्या हो जाएगा? लेस डिमांड इज इक्वल माइनस Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P इंटू P अपॉन Q। क्या क्या हमने यहाँ पर डेल्टा Q और डेल्टा P इन दोनों को खोल के लिखा है, ठीक है। ये तो हो गया डेल्टा Q और ये हो गया डेल्टा P। तो अब अपने पास जो भी वैल्यूज हैं इस वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डालना है। सिंपल है, क्या करेंगे? इलास्टिक डिमांड इज इक्वल माइनस Q1 क्या है यहाँ पर? 100, तो लिख देंगे 100 माइनस Q क्या दे रखा है? 50 प्रारंभिक मांग मात्रा, ये मैंने 50 लिख दिया। फिर उसके बाद P1 नई कीमत कौन सी? 5 रुपया, 5 रुपया लिख दिया, माइनस P प्रारंभिक कीमत P 10, तो 10 लिख दिया। फिर फॉर्मूला है P अपॉन Q प्रारंभिक कीमत अपॉन प्रारंभिक मांग मात्रा, ये हो जाएगा आपके पास 10 अपॉन 50। इसको सॉल्व करेंगे अपन, क्या हो जाएगा? इलास्टिक डिमांड इज इक्वल मांग की कीमत को बराबर 100 माइनस 50, 5 माइनस 10 माइनस 5, 1 अपॉन 5, माइनस से माइनस गया, ठीक है। ये कितनी बार गया? 10 बार, और इसको हमने कट किया 2 बार। कुल मिलाकर मांग की कीमत क्या आ रही है? यहाँ पर कीमत कोच 2। क्या बता रही है? इकाई से अधिक, मतलब जितना परिवर्तन कीमत में हुआ है उससे अधिक परिवर्तन मांग में हुआ है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कीमत में परिवर्तन होना 50%, 10 थी करके 5 हो गई, तो 50% कम हो गई कीमतें, जबकि मांग 50 से 100 हो गई, डबल हो गई। यानी यहां पर परिवर्तन आ रहा है 50% का, यहां पर प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है 100%, यहां पर मांग बढ़ गई। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो 100 अपॉन 50, इसके अकॉर्डिंग फाइंड करें तो क्या आंसर? 2। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत निकालना पड़ेंगे, तो ये वाली प्रोसेस बड़ी लंबी हो जाती है। इसमें क्या करते हैं? डायरेक्टली हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। डेल्टा Q क्या है? Q1 माइनस Q, डेल्टा P P1 माइनस P, फिर Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P इंटू P अपॉन Q। जो वैल्यूज थी कैसे पुट करने में आपको बता दी। जो आपके पास जो टेक्सचुअल फॉर्म दे रखी है, जो उदाहरण दे रखा है, उस उदाहरण को हमें एक तालिका में, सामान्य तालिका में बताना है। प्रारंभिक कीमत कितनी थी, नई कीमत कितनी है, फिर उस स्थिति में प्रारंभिक मांग क्या है, नई मांग क्या है, वो उसको लेते हुए और हमें यहाँ पर फॉर्मूले को देखते हुए वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। यदि आंसर 1 से कम आता है तो हमें लिखना है कि मांग की कीमत रोज इकाई से कम है, मतलब जितना परिवर्तन कीमत में आया है उससे कम परिवर्तन मांग मात्रा में आया। अगर 1 आता है तो जितना परिवर्तन मांग में आया है उतना ही परिवर्तन, जितना परिवर्तन कीमत में आया है उतना ही परिवर्तन मांग में आया है। और ये 1 से अधिक आता है आंसर 1, 1.25, 1.5, 1.75, 1.6 जो भी है 1 से अधिक आता है तो उस स्थिति में कहलाएगा मांग की कीमत रोज इकाई से अधिक, अर्थात कीमत में होने वाले परिवर्तन से मांग में परिवर्तन अधिक आ रहा है। क्लियर? तो थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा क्लिष्ट है, टफ है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप पूरे वीडियोस को वापस अच्छे से देखिए, एक एक टॉपिक को समझिए। जहां भी आपको माइंड में डाउट आते हैं, जो आपके डाउट्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ये भी कमेंट करेंगे आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। चैनल का आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, नहीं लगा है तो डिसलाइक, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे जिसकी जो सेकंड मेथड है, कौन सा, किसका, मांग की कीमत को उसको ज्ञात करेगा दूसरा। अभी हमने कौन सा देखा, प्रतिशत या अनुपाती विधि। इसका जो दूसरा मेथड है वो हम देखेंगे बिंदु विधि। उसके बाद डिटेल में जानेंगे कि जब मांग दे रखा हो
तो मांग वक्र पर किस प्रकार से मांग की कीमत लॉट्स को निकाला जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बने रहिए, जुड़े रहिए इकोनॉमिक्स गुरुजी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। बाय बाय।